हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अंजिका क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस एपिसोड में आपके फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन के लिए, जो कि एमसीक्यू फॉर्मेट में होना है, उसके लिए हिस्ट्री के चैप्टर 1 यानी द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के वन लाइनर क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में यानी एमसीक्यू फॉर्मेट में सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें हम इनको देखेंगे और मैंने उसी तरीके से क्वेश्चंस डिज़ाइन किए हैं जैसे कि एग्जाम्स में आते हैं या एमसीक्यू क्वेश्चन जैसा होता है। जैसे लास्ट वीडियो मैंने डाला था वो केवल वन लाइनर था, दैट इज़ ऑल्सो गुड, बट यहाँ पर आपको क्लियर होगा कि अब जब आप एमसीक्यू फॉर्मेट में देखेंगे कि इतने ऑप्शंस हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो शायद आपकी पकड़ ज़्यादा अच्छी हो सके, आप ज़्यादा कंफर्टेबल इसमें फील करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चंस को कुछ क्वेश्चंस मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं और बाकी के भी जो क्वेश्चंस निकलेंगे उनको मैं वापस से इंक्लूड करके नेक्स्ट वीडियो भी लाऊंगी। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, what was the political situation in France at the time? At which time? It is asking about 1789। ये 1789 के बारे में पूछा जा रहा है कि इस समय फ्रांस की पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी थी। तो आंसर आप देख रहे हैं, ऑप्शन है हमारे पास डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, सोवरेन स्टेट, एब्सोल्यूट मोनार्की। आंसर क्या है हमारा? डी, एब्सोल्यूट मोनार्की। सेकेंड क्वेश्चन इज, What emphasized the notion of a united community enjoying equal rights under a constitution? ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा, इसमें चार ऑप्शंस हमारे पास हैं और जो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी चीज़ों ने इक्वल राइट्स के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वल राइट्स के लिए ज़्यादा एम्फेसाइज किया, तो ये आंसर हमारा सही है, ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What was the new name of स्टेट जनरल? स्टेट जनरल का न्यू नेम क्या रखा गया? स्टेट जनरल का न्यू नेम रखा गया था नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली वाज द न्यू नेम ऑफ स्टेट जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what type of conservative regimes were set up in 1815 in Europe? 1815 में किस तरीके की कंजर्वेटिव रिजाइम सेटअप की गई? तो यू नो दैट द आंसर इज ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक कंजर्वेटिव रिजाइम इस समय सेटिंग की गई थी उसकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फ्रेंच आर्टिस्ट हु प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। कौन से आपकी जो बुक है उसमें फर्स्ट चैप्टर में आपको एक पेंटिंग दिखती है, ठीक है, जिसमें स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने बहुत सारे लोग एकदम क्यू बना के खड़े हैं और ऊपर भी आपको 3 छोटी छोटी पेंटिंग्स दिख रही हैं उसके पार्ट के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि इस पेंटिंग को किसने प्रिपेयर किया था, किसने इसको बनाया था? तो हमारा आंसर है फ्रेडरिक सोरियू। और यहाँ आपको एक और चीज़ मिल रही है, फ्रेडरिक सोरियू वाज द फ्रेंच आर्टिस्ट। मीन्स कौन से कंट्री से ये बिलोंग कर रहे थे? ये बिलोंग कर रहे थे फ्रांस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी कलर्स डिड द न्यू फ्रेंच फ्लैग हैव? नया जो फ्रेंच फ्लैग इंट्रोड्यूस किया गया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय, उसमें कितने कलर्स थे? तो देयर वर 3 कलर्स, ट्राई कलर फ्लैग था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, What was the purpose of the Jacobin clubs? जैकोबिन क्लब जो बनाए गए थे उनका पर्पस क्या था? तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज बनाई गई उनमें जैकोबिन क्लब वाज द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी। एंड व्हाट वाज द पर्पस ऑफ फॉर्मेटिंग दिस? इसको फॉर्म करने का क्या पर्पस था? ये पर्पस था टू होल्ड एक्टिविटीज़ एंड कैंपेन्स। आपको याद होगा कि इस टाइम पे कॉलेज स्टूडेंट्स वगैरह ने फ्रांस के बाहर भी जा कर के जैकोबिन क्लब को बनाना शुरू किया था। मैंने आपको कई बार बताया भी है कि हमारे इंडिया में जो टीपू सुल्तान थे वो भी इस जैकोबिन क्लब के मेंबर बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हु वाज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली इन 1861? द आंसर इज विक्टर इमैनुअल सेकेंड। विक्टर इमैनुअल सेकेंड बिकेम द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली इन 1861। और इसको यूनाइटेड करने में किन लोगों ने मेन पार्ट निभाया था? तो इसमें एक मेजर पार्ट थे जो काबुर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिस्ट पेंटेड द इमेज ऑफ जर्मेनिया? जर्मेनिया क्या था? जर्मेनिया वॉज द एलिगोरी ऑफ जर्मनी। ओके, इट वॉज प्रेजेंटिंग द जर्मन नेशन, इट वॉज रिप्रेजेंटिंग द जर्मन नेशन। ऑल राइट,
सो इसका आंसर क्या होगा? व्हाट इज इट्स आंसर? आंसर इज ए, फिलिप वेट. ओके, फिलिप वेट वाज द आर्टिस्ट हु पेंटेड द इमेज ऑफ जर्मनिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेड व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेज कोल्ड? किसने कहा था कि जब भी फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? ये कहा था ड्यूक मेटरनिक ने. एंड हु वाज ड्यूक मेटरनिक? ही वाज द चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 wars over 7 years in with Austria, Denmark and Germany and France ended in which victory? कि कौन सी विक्ट्री हुई थी? आपको पता है कि 3 wars जो थे ये किए थे किसने? बिस्मार्क ने. ठीक है, बिस्मार्क ने 7 years तक ये 3 wars किए और विक्ट्री किसकी हुई थी? बी, पर्शियन विक्ट्री. ओके, पर्शियन विक्ट्री के साथ ही ये 7 years का वॉर जो था ये पूरा एंड हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज प्रोक्लेम्ड द एम्परर ऑफ जर्मनी इन 1871? तो केसर विलियम फर्स्ट ऑफ प्रशिया. प्रशिया के जो केसर विलियम फर्स्ट थे, किंग थे, उन्हीं को जर्मनी का एम्परर बनाया गया. कब? 1871 में. एंड व्हाई इट वाज सो? व्हाई इट वाज सो? Who was proclaimed the Emperor of Germany in 1871? Answer is Caesar William I of Prussia. Why? Why Prussia? Because Prussia was playing the leading role in unification of Germany. You know that कि प्रशिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे ऑटो वन बिस्मार्क, इन्होंने जर्मनी का यूनिफिकेशन कराने में लीड रोल प्ले किया था. सो हम आगे बढ़ते हैं. Which one of the following was not the feature of Napoleonic Code? So you know that Napoleonic Code में कुछ special features थे. It was launched in 1804. 1804 ने नेपोलियन ने ये सिविल कोड लॉन्च किया था. इसमें हमें बताना है कि which was not the feature. तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए तो you have to highlight the word not, because अगर not को हटा दें तो आंसर डिफरेंट हो सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा नहीं था? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. हम जानते हैं कि इक्वालिटी बिफोर लॉ भी था, राइट टू प्रॉपर्टी भी था, प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ भी थे, बट क्या नहीं था? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी वाज द नॉट अ फीचर ऑफ नेपोलियनिक कोड. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. हु होस्टेड द ट्रीटी ऑफ वियना? ट्रीटी ऑफ वियना को किसने होस्ट किया? हु होस्टेड इट? तो ड्यूक मेटरनिक होस्टेड द ट्रीटी ऑफ वियना. ड्यूक मेटरनिक कौन था? अभी मैंने आपको बताया, ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज एब्सोल्यूटिस्ट मीन? इसका मतलब क्या होता है इस टर्म का? इट मीन्स द मोनार्कियल गवर्नमेंट. द मोनार्कियल गवर्नमेंट मीन्स एकदम एब्सोल्यूट तरीके से, एकदम डिक्टेटरशिप टाइप, एकदम ज़बरदस्त तरीके से सिर्फ अपनी बातें कह के ऑटोक्रेटिक तरीके से रूल करना. दिस इज द मोनार्कियल गवर्नमेंट. Next is the first expression of the nationalism came with. In which revolution the first clear expression of nationalism was there in Europe? It was in the French Revolution. We know that the French Revolution in 1789, it was the first expression of nationalism in Europe. The next question is, what does a blindfolded woman carrying a pair of weighing scales symbolize? आपने कभी एक फीमेल का ये देखा है जो कि इनके इस तरीके से आँख में पट्टी बनी रहती है और इनके हाथ में ऐसे एक तराजू रहता है ना, वेटिंग स्केल रहता है. ये किसको सिंबलाइज करता है? हमारे यहाँ भी आप देखोगे जहाँ कहीं भी कोर्ट वगैरह की बात होगी, जस्टिस की बात होगी, तो आपको ये फीमेल का सिंबल नज़र आएगा. तो आप समझ ही गए होंगे ये जस्टिस का सिंबल था. ठीक है. What was the main intention behind Treaty of Vienna of 1815? 1815 में जो बैटल ऑफ वाटरलू के बाद जो ट्रीटी ऑफ वियना हुआ था, इसका मेन इंटेंशन क्या था? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका मेन इंटेंशन था रिस्टोर मोनार्कीज. ओके, रिस्टोर मोनार्कीज वाज द मेन इंटेंशन ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना. Who was proclaimed जर्मन एम्परर आफ्टर इट्स यूनिफिकेशन? द प्रशियन किंग. अभी हमने इस क्वेश्चन को थोड़ा डिफरेंट लैंग्वेज में डिस्कस किया था. द प्रशियन किंग विलियम फर्स्ट वाज प्रोक्लेम्ड द जर्मन एम्परर.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड जर्मनिया सिंबलाइज। जर्मनिया जो था वो क्या किस चीज़ को सिंबलाइज करता था? इट वाज सिंबलाइजिंग द जर्मन नेशन, है ना, जर्मन नेशन को रिप्रेजेंट करता था ये जर्मनिया एक्चुअली क्या था? इट वाज अ फीमेल फिगर, ओके, इट वाज अ फीमेल फिगर एंड यू कैन से दैट इज व्हाट द एलिगोरी ऑफ जर्मन नेशन। The next question is who was Giuseppe Mazzini? तो गिसिपी मज़नी वॉज द इटालियन रिवोल्यूशनरी। गिसिपी मज़नी एक इटालियन रिवोल्यूशनरी थे। यू कैन से दैट ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु ट्राइड टू यूनिफाइड इटली बट ही वॉज failed. And how he tried to do it? He established two secret societies, the Young Italy and Young Europe. Okay, तो दो सीक्रेट सोसाइटी जिन्होंने बनाई थी, यंग इटली एंड यंग यूरोप, बट ये अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके थे। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि ये सक्सेसफुल नहीं हुए। बट इटली के यूनिफिकेशन की पहली जो बात आई थी वो इनके मन में आई थी, इन्होंने इससे रिलेटेड स्टेप लिया था। दिस इज रियली ट्रू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेम द कस्टम यूनियन फॉर्म्ड बाय प्रशिया टू एबॉलिश टैरिफ बैरियर्स। तो प्रशिया के द्वारा कस्टम यूनियन एक बनाया गया था जिसका पर्पस था कि वो टैरिफ बैरियर्स को अबॉलिश करे एंड इट अबॉलिश दैट। व्हाट वाज दिस? इट वाज जोल्वराइन। और कब इसको एस्टेब्लिश किया गया था, इसको कब फॉर्म किया गया था? 1834 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड दास वोल्क स्टैंड फॉर? दास वोल्क क्या था? ये डास वोल्क का मतलब था कॉमन पीपल। कॉमन पीपल को हम डास वोल्क से यहाँ पे रेफर करते थे, समझते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वर द जंकर्स। देखिए ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो नॉर्मली आपको टॉपिक्स को पढ़ने में नहीं मिलते, मिस हो जाते हैं, बट एमसीक्यू में इस तरह के टर्म्स पूछ लिए जाते हैं। दैट्स वाई आपको बहुत अच्छे से इनको कवर करना है, ठीक है। Who were the junkers? The junkers were the large land owners. Large land owners जो हुआ करते थे इनको हम जंकर कहते थे। Next question is which of the following areas were the most serious source of nationalist tension in Europe after 1871? So after 1871 the most serious area was the Balkans. ओके, बाल्कन्स के बारे में आप जानते हैं, बहुत सारी छोटे छोटे स्टेट्स थे यहाँ पे जो कि आपस में नेशनलिस्ट टेंशन यहाँ पे ग्रो होता रहता था, ये आपस में लड़ते रहते थे, ठीक है। तो इन्हीं के बीच में जो टेंशन का माहौल जो बना था, इसकी वजह से ये एरिया बहुत ही हाईलाइटेड हो चुका था, सीरियस हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ द रेफरेंस ऑफ रोमांटिसिज्म। व्हाट वाज रोमांटिसिज्म? रोमांटिसिज्म वॉज द कल्चरल मूवमेंट। देखिए रोमांटिसिज्म एक ऐसा मूवमेंट था ना जो ये बिलीव करता था कि नेशनलिज्म के लिए किसी तरह के साइंटिफिक रीज़न या कॉजेज़ की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि आर्ट, म्यूज़िक एंड लव के थ्रू इसको स्प्रेड किया जा सकता है। बिकॉज नेशनलिज्म एक फीलिंग है, इट्स एन इमोशन। दैट्स वाई इसको साइंटिफिक रीज़न की ज़रूरत नहीं है, इसको ज़रूरत है केवल फीलिंग्स की, इमोशंस की। दैट्स वाई कल्चर से इसको रिलेट किया जाता था एंड कल्चरल मूवमेंट इट वाज। ओके, तो इसके साथ ही हमारा आज का ये वीडियो ख़त्म होता है। उम्मीद है कि इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिले होंगे और कम से कम इतने क्वेश्चंस तो आपके बिल्कुल भी याद हो गए होंगे, ठीक है। एक सीरीज़ इसके पहले भी एक वीडियो मैंने इसी चैप्टर का डाला था, ये दूसरा है। आई थिंक एक वीडियो और इस चैप्टर का डालूंगी, उसके बाद से इस चैप्टर के यानी हिस्ट्री के MCQs आपके कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं आपके फर्स्ट टर्म के सिलेबस में सिर्फ यही एक चैप्टर है हिस्ट्री से, ठीक है। थैंक यू।